कि अंतिम में जो लास्ट में हम लोग छोड़े थे वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, और वहाँ बताया गया था कि वेक्टर एडिशन में कि वेक्टर जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है, फिर उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी का भी एग्जिस्टेंस होता है। इसके बताया गया था कि एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्टेंस करता है। इसके बताया गया था आपको कि किसी स्केलर में किसी वेक्टर में किसी स्केलर से कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया था कि जब भी हम लोग किसी, जैसे आपको मैं उस चीज़ को एक बार रिपीट करा दूं आपसे, कि अगर आपका ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है, तो अगर ये वेक्टर एक दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, 2 यूनिट है, और आपसे कहता है कि तब बताइए हाफ ए वेक्टर क्या होगा, मतलब ए वेक्टर में हाफ से गुना कर दिया, और ये हाफ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक प्रकार का ये स्केलर है, यानी हम लोग एक वेक्टर में एक किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो कहता है कि तो इस स्थिति में इसका वैल्यू क्या होगा, तो कहता है कि देखिए इसका वैल्यू वही होगा कि वेक्टर तो वही रहेगा, पता है कि हम लोग कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो वेक्टर इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने का मतलब कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में कि हम इसको कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिना कोई परिवर्तन किए। इस वेक्टर को समानांतर रूप से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब रहा बात कि ये हाफ हो जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड जो 1 था वो आधा हो गया, मतलब जितना मैग्नीट्यूड का था उसका आधा हो जाएगा। अगर ये 2 यूनिट का था तो ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट का, और इसी को हम लोग बोलेंगे हाफ ए वेक्टर। अब यदि मैं कह दूं यहीं पे कि बताइए माइनस ए वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर का मतलब हुआ उस वेक्टर में -1 से गुना कर दिया गया। -1 भी एक प्रकार का स्केलर है, तो क्या होगा कि भाई वेक्टर तो वही रहेगा, पैरेलली हम लोग यहाँ पर ले आके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस से हम गुना करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा चूंकि वेक्टर तो वही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप इस दोनों को देख करके ये समझ लेंगे, इसको और इसको, कि भाई देखो किसी भी वेक्टर में हम लोग जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहला चीज क्या है, या तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन हो जाएगा या उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसका जो वेक्टर प्राप्त होगा वो हमेशा इसके पैरेलल होगा। इस बात को हम समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग इसको पैरेलल ही कहीं डिस्प्लेस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर के अकॉर्डिंग। अब इसी आधार पे कुछ नोट्स आपको लिखवाए गए हैं, उस नोट्स को आप बारी बारी से देखेंगे। पेज नंबर 8 है, ठीक है। पेज नंबर 8 में नोट में लिखा हुआ है आपको सबसे पहले कि लेमडा ए वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर। देखिए यानी इस हाफ को हम लेमडा बोल रहे हैं स्केलर को, तो अगर किसी वेक्टर में हम लेमडा से गुना कर दें तो वो वेक्टर भी एक प्रकार का वेक्टर ही होगा। मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर वो वेक्टर ही रहता है। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, कह देगा कि अगर ये दे देगा कि ए वेक्टर एक वेक्टर है तो लेमडा ए वेक्टर क्या होगा, स्केलर होगा, वेक्टर होगा, बॉथ होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, हमेशा याद रखिए लेमडा ए जो आएगा वो हमेशा एक वेक्टर होगा, पहली बात। दूसरा चीज क्यों होगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन रहता है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो उसको वेक्टर बोलेंगे। इसके बाद कहता है कि अगर ये जो लेमडा ए जो है और ये जो ए वेक्टर है ये दोनों कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब आप समझ चुके हैं, अभी आप देख रहे होंगे ये सारे कोलिनियर है। कोलिनियर के एक ही शर्त है कि वो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये देखिए इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सब आपस में पैरेलल ही है। तो ए वेक्टर और लेमडा ए वेक्टर आपस में हमेशा पैरेलल होते हैं, क्योंकि लेमडा से गुना करने पर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ही सिर्फ चेंज होता है, उसके मतलब वो हमेशा पैरेलल ही रहता है। तो आप कोलिनियर का परिभाषा पढ़े हुए, और मैंने कहा है कोलिनियर ही सबसे ज़्यादा पूछने वाला आपको वेक्टर का एक टाइप है, वो आराम से समझ लीजिए। 2 वेक्टर अगर पैरेलल है, उसका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो वो हमेशा कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, प्रश्न यहां से ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि लेमडा ए वेक्टर एंड ए वेक्टर आर क्या होगा, कोलिनियर होगा या लिख देगा कोइनिशियल होगा
या लिख देगा जो है कि नहीं जीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर, कुछ भी कह सकता है। तो आपको याद रखना है कि लेमडा ए वेक्टर हमेशा कोलिनियर होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, लेमडा ए वेक्टर के साथ हमेशा कोलिनियरिटी को पालन करता है। इसके बाद नोट नंबर 2 में आपको लिखवाया गया है कि लेमडा ए वेक्टर जो आता है उसका डायरेक्शन मतलब किधर होगा, अपोजिट होगा या उसके सेम होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, लेमडा के वैल्यू पर डिपेंड करता है। देखिए लेमडा अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में आएगा, अगर लेमडा का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये बात यहां बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि लेमडा ए वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करता है अकॉर्डिंगली किसके, तो लेमडा के पॉजिटिविटी और निगेटिविटी पर। अगर पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन, निगेटिव होगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो बताया गया आपको नोट में वो लिखवाया गया है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर आपको लेमडा ए वेक्टर दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड आप समझ रहे होंगे परिमाण, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे और जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लेमडा का भी मैग्नीट्यूड और ए का भी मैग्नीट्यूड। अब आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो लंबाई है, लंबाई को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और वो एक स्केलर है, तो ये हमें स्केलर निकालना चाहिए, इसलिए हम मॉडुलस लिए हैं उसका। अच्छा जी, अब एक बात समझिए, यहाँ लेमडा तो स्केलर है, उसमें मॉड लगाने का क्या मतलब है, तो आप समझ रहे होंगे कि चूंकि लंबाई को मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम लोग और लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन अभी आपने देखा कि लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, इसीलिए उसमें भी मॉड का प्रयोग किया गया है कि भाई अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव है तो वहां पे वो निगेटिव का साइन हट जाए, इसीलिए क्योंकि लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है लेमडा में भी मॉड का प्रयोग किए हैं। और ये जो देख रहे हैं आप वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो निकल ही जाएगा। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग निकालते हैं, पता है ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको √x² + y² + z² जो दिया रहता है उसको हम लोग करते हैं। आगे बहुत सारी बातें आएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है, सब प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। अभी इससे रिलेटेड बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद एक चौथा जो नोट है वो बताया गया है कि अगर ध्यान से समझिएगा, कहता है कि अगर ये लेमडा ए वेक्टर जो आप देख रहे हैं, अगर ए वेक्टर क्या हो जाए, जीरो वेक्टर हो जाए, तब तो लेमडा ए वेक्टर भी जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो उसका भी वही बात होगा कि कोई डायरेक्शन पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ए वेक्टर जो है वो अगर जो है कि नहीं क्या हो जाए, लेमडा ए वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर ए वेक्टर जो है वो नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो का मतलब वो कभी भी मतलब जीरो नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप समझिएगा लेमडा ए वेक्टर जो आएगा उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होगा। जैसे आप देख रहे होंगे या तो राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसका वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ए वेक्टर अगर जीरो वेक्टर हो गया तो लेमडा ए वेक्टर का डायरेक्शन पता नहीं चल पाएगा। अगर ए वेक्टर नॉन जीरो है, जीरो वेक्टर नहीं है, तभी इसका जो है कि नहीं डायरेक्शन का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहता है यूनिट वेक्टर के बारे में, थोड़ा इसको भी आप समझिएगा। मैं बताया था पिछले बार में, एक बार फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखिए, जैसे अगर आपको लेमडा ए वेक्टर दिया गया है, ठीक है, और कुछ देरी के लिए आप इसको समझ लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि ये जो लेमडा ए वेक्टर जो है ये मतलब क्या है, लेमडा ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैग्नीट्यूड को हम लोग 1 मान लिए हैं। तो कैसे हम निकालेंगे ये हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा लेमडा का मॉड है ना, और फिर जो है ए का मॉड ऐसे आप निकालेंगे, और या ऐसे मैं कह दूं कि अगर लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 माने हैं, इसका मतलब लेमडा ए जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। पता है कि यूनिट वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए लेमडा ए वेक्टर का मॉड 1 है, इसलिए लेमडा ए वेक्टर एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। और मैंने कल ही कहा था कि यूनिट वेक्टर को हमेशा उसके ऊपर कैप, इसको हम कैप बोलते हैं ऐसे, ठीक है, कैप का प्रयोग करके दिखाया जाता है।
तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तब तो इसका जो ये जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है। और अब आप बताइए कि अगर मैं कहूं कि देखो भाई ये एक ऐसा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट का था, तो हमें इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलता? इसके मैग्नीट्यूड से इसमें भाग लगा देते। अगर इसमें हम 2 से भाग लगा दे तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसका सिंगल पार्ट का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ भी वही बात है कि अगर मैं लेमडा के जगह पर, ध्यान से सुनिएगा, लेमडा के जगह पर उसके उसके मैग्नीट्यूड को रख दे, चूंकि लेमडा एक स्केलर है और ये मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर है, ठीक है, समझिएगा। तो अगर हम लोग लेमडा के जगह पे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये समझाने के लिए कहूँ कि देखिए एक वेक्टर था 2 मैग्नीट्यूड का और हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो 1 कैसे आएगा? तो इसमें ये जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर में, ये देखिए उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 होगा, उससे हम लोग क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो ये वेक्टर जो आएगा वो एक प्रकार का यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आप याद रखेंगे कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उस वेक्टर में उसके मॉड्यूलस से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। ये था यूनिट वेक्टर के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, एक अंतिम है कि अगर मान के चलिए कि भाई कोई, जैसे लेमडा ए में ही कह रहा है कि अगर ए वेक्टर एक 0 वेक्टर हो जाए और लेमडा का वैल्यू चाहे कुछ भी रख ले, के एम कुछ भी रख दे, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 वेक्टर ही होगा। इस प्रकार से ये नोट वाली सारी बातें थी। अब हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। इसको आप समझिएगा, क्योंकि अब जो आपको बताया जाएगा वो अब ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं। यूजफुल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से ऑब्जेक्टिव, वहाँ से जो है कि प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा आराम से सचेत हो करके और फ्री माइंड से इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं आराम से एक एक चीज़ को 2 बार 3 बार बोलता हूँ। थोड़ा इसको बंद कर दीजिए ना, गिटार को बंद कर दीजिए ना, ठीक है, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। चलिए, अच्छा वो ऑफ है। अब हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स। आप लोग वर्ड सुने होंगे कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए हिंदी में अगर मैं बात कहूँ तो आप समझ चुके होंगे, कंपोनेंट्स को हिंदी में बोलते हैं घटक बोलते हैं, और वेक्टर तो जानते ही सदिश, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे सदिश के घटक। अब घटक 2 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं एक स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, एक होता है स्केलर कंपोनेंट, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग अभी दोनों देखेंगे कि क्या होता है कंपोनेंट में, ये 2 चीजें, ठीक है। अब एक बात को समझिए आप, पहले मेरे को एक बात बताइए, त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 6 होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा, ठीक है। त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण, ठीक है। यानी अवयव को ही अंग्रेजी में हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, हिंदी में उसको घटक कहें, अवयव कहें, जो कह लें, ठीक है। लेकिन समझने वाली और समझाने वाली बात क्या है कि कोई भी चीज जिन वस्तुओं से मिलकर बनता है वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। आप केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे होंगे, वहां पे भी ये वर्ड यूज होता है। जैसे अगर शरबत की मैं बात करूं तो शरबत में चीनी और पानी को मिक्स किया जाता है, तो वो चीनी और पानी उसके क्या है? घटक हैं। H2O बनता है तो H2 और O2 उसके क्या है? घटक हैं। मतलब सिंपल ये है कि जिनके मिलने मात्र से कोई चीज बनता है वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो जैसे त्रिभुज 3 गो भुजा और 3 कोण के मिलने से बना है, इसलिए त्रिभुज के 6 अवयव हैं, 6 घटक है। इसी प्रकार से किसी वेक्टर के घटक क्या होते हैं ये हम लोगों को डिस्कस करना है। इसके लिए सबसे पहला चीज है आपको एक फिगर देखना होगा, वो फिगर को समझिए आप। 3D फिगर है,
लेकिन मैं समझा रहा हूँ, आप उसको आराम से समझिएगा। ये देखिए x, ये देखिए y और ये देखिए z, ठीक है, आपको पता है। और ये भी पता होना चाहिए x y z तीनों जो अक्ष है ये तीनों आपस में लंबवत होते हैं, पता है ना। x y z हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ठीक है, याद रखेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे परस्पर लंब होता है। x भी y के साथ 90 बनाएगा, y भी z के साथ 90 बनाएगा, z भी x के साथ 90 बनाएगा। आप देखो घर का एक कोना ले लीजिएगा, वहां पे देखिएगा तीनों दीवार एक दूसरे से, मतलब फर्श और दो साइड वाला दीवार तीनों एक दूसरे से जो है कि नहीं क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जैसे x और y आप देखे ना, x और y 90 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे ही यहाँ पर 3D है ना, थोड़ा फील करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। तो वैसे ही x y z वे तीनों परस्पर लंबवत होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ये समझिएगा ध्यान से, बहुत ही एक नया चीज, नया इंपॉर्टेंट चीज भी है और समझने वाली चीज है। चलिए देखिए, मैं कहता हूं एक अक्ष पर मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम है a और इसकी दूरी मैंने लिया 1, समझिएगा, एक दूरी पर एक पॉइंट ले लिया a। ऐसे ही y पर भी एक दूरी पर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम है b। ऐसे ही z अक्ष पर भी एक इकाई पर, एक यूनिट पर, एक मतलब सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिया c, ठीक है। अब आप मेरी बात को समझिएगा, कहता है अगर मैं इसको एक ओरिजिन मान लूं, बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपको पहले से पता है कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3D में x, y, z के रूप में होता है। अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो उसका तो कुछ वैल्यू होगा। तो x अक्ष पर कितना दूरी पर हम पॉइंट लिए हैं, एक दूरी पर, तो x का तो वैल्यू 1 हो गया, लेकिन y और z दोनों क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही y अक्ष पर है तो y वाला क्या होगा, 1, क्योंकि हम लोग एक दूरी पर लिए हैं, लेकिन x वाला और z वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये z अक्ष पर है तो z का वैल्यू होगा, लेकिन x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिए हैं, 1 यूनिट की दूरी पर लिए हैं, इसलिए हम उसको 1 बोल रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए ये OA जो है, आप समझिएगा OA एक वेक्टर है, समझिए इसका मैग्नीट्यूड क्या था 1, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर दूरी पर लिए हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लिए हैं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर ये भी लिए हैं, तो मैग्नीट्यूड 1 है। अब लेकिन हम कह रहे हैं, थोड़ा समझिए उस बात को, मैंने कहा OA वेक्टर है, ठीक है, OA एक वेक्टर है, आपका OB भी एक वेक्टर है और एक OC भी आपका वेक्टर है। अगर मैं कहूं OA का मान निकालिए, OA का मान निकालने का मतलब OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, OB निकालिए, O और B के बीच का डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, OC वेक्टर निकालिए। अच्छा, और आपको पता है कि भाई मेरे ध्यान से समझो कि किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पर वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है, और पोजीशन वेक्टर होता है तो पिछले दिन बताया गया था आपको, पोजीशन वेक्टर का मतलब किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया जाए तो वो एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे OA का कैसे निकालेंगे, √x² + y² + z², तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 + 0 का स्क्वायर। ऐसे भी आप पढ़े हुए हैं, दूरी सूत्र पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, चैप्टर 12 जो था वहां आपको बताया गया था ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है जी, 0 0 0। तो आपको OA निकालना है, O और A के बीच का दूरी निकालना, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, पढ़े हुए हैं आप। तो 1 में 0 गया 1 का स्क्वायर, 0 में 0 गया 0 का स्क्वायर, 0 में 0 गया 0 का स्क्वायर, तो आप वही आएगा 1 0 0। या डायरेक्ट कहा जाता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी है तो भी फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पढ़े हुए हैं आप लोग। तो इसका मैग्नीट्यूड आया कितना, मैं यह बात करता हूं, ये देखिए इसका वैल्यू आया 1। इसका भी निकालेंगे तो देखो b है ना, x² + y² + z², 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये भी हो जाएगा √1 यानी कि 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी निकालोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी 1 होगा। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, और पहले से भी तुम्हें बताया कि मैंने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया ही था, तो मैग्नीट्यूड तो पहले से ही पता था 1, लेकिन मैंने निकाल के भी आपको दिखाया। अब आप बताओ कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको किस वेक्टर के नाम से जानते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है, यूनिट वेक्टर। क्या कहता है, यूनिट वेक्टर। याद रखिए
कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब आप समझो कि ये यूनिट वेक्टर एक एक्स अक्ष के एलोंग है, एक वाई के एलोंग है, एक जेड के एलोंग है। तो यहां एक नया नामकरण किया गया। क्या नामकरण किया गया कि भाई याद रखो आज के बाद अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लोगे, चाहे कोई भी वेक्टर हो, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो कहता है कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यूनिट वेक्टर को आई कैप से, आप समझो कैप कब लगता है? यूनिट वेक्टर के लिए, लेकिन एक्स एक्सिस के लिए आई यूज करेंगे। वाई के दिशा में अगर यूनिट वेक्टर लेना है तो उसको हम लोग जे से डिनोट करें, सब स्मॉल, आई छोटा जे छोटा, कैप लगेगा। और अगर जेड के दिशा में हमको अगर यूनिट वेक्टर की बात करनी है तो के लेना होगा और उसका भी जो है कि नहीं कैप लगा रहेगा। जैसे यहां पर मैं अगर कहूं इस चीज को हटा करके तो थोड़ा समझिए, ये जो आपका वेक्टर है यही आपका यूनिट वेक्टर है, ये है आपका आई कैप, ठीक है, ये है आपका आई कैप, ये है आपका जे कैप और ये है आपका के कैप। बहुत समझिएगा ध्यान से, यानी यही आपका आई वेक्टर था, ये आपका जे वेक्टर था और ये आपका के वेक्टर था, और ये चूंकि कैप लगा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं सब कुछ हटा करके कि भाई देखो यहाँ पे सिर्फ इतना ही आपको समझाया गया कि अगर एक्स अक्ष के दिशा में यूनिट वेक्टर लेना होगा तो हम लोग उसमें आई कैप लगाएंगे, अगर वाई के दिशा में हमको यूनिट वेक्टर लेना होगा तो जे कैप लगाएंगे, और जेड के दिशा में अगर यूनिट वेक्टर लेना होगा तो के कैप लगाएंगे। और इसका पता है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसलिए तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या होता है। अब आता है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स भी देखेंगे और यही कंपोनेंट फॉर्म भी देखेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए, वो भी आएगा तुरंत हम लोगों के सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जी, अब देखिए अगला जो है उसको हम लोग बोलते हैं, ये अभी छोड़े नहीं है, ये हम अभी सीखना है कि स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट कौन होगा। लेकिन पहले तो किसी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, अभी तो बताया कंपोनेंट क्या क्या है, थोड़ा एक्स के दिशा में, वाई के दिशा में, जेड दिशा में। अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे दिखाएंगे, और उसके बाद हम उसी में डिस्कस कर लेंगे स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या है? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर यानी सदिश के घटक रूप क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए जी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके लिए भी कल वाला एक फिगर हम लोगों को बनाना होगा, और पता है कि 3D है, फिर वही इमेजिनेशन का खेल है सारा। मैं फिगर आपको दिखाता हूँ एक, चलिए ये फिगर आप देखेंगे। ठीक है, 3 एक्सिस है आपके सामने, एक्स वाई जेड, और इसमें एक आपको जो है कि नहीं दिया गया है, मान के चलिए इस प्रकार से कोई फिगर है आपके पास। ठीक है, 3D वाला फिगर दिखाया जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करना है। ठीक है, मान के चलिए आपका मकान है और मकान में ये आपका कोना वाला बिंदु है, घर के कोना में जो है। ठीक है, चलिए जी, अब आपको यहाँ एक चीज़ देखना है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कहता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई आपका 3D स्पेस में, मतलब आपके घर के किसी जगह पर, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये ना एक्स अक्ष पे है, ना वाई अक्ष पे है, ना जेड अक्ष पे, ये कहाँ है? स्पेस में, अंतरिक्ष में, खाली स्थान में है एक पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? इसका OP वेक्टर कहलाएगा या R वेक्टर कहलाएगा। और ये पता है पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का, क्योंकि किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते हैं उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अच्छा जी, अब आप मेरी बात को समझो, बड़ी ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है,
जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है। तो आप समझना, मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझना। तो यहां पे ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी वही है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, हेलो, एक मिनट, हेलो, एक मिनट। वो कह रहा था, बात को समझिए बड़ी ध्यान से, घबराने की बात नहीं है। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे, ये सब समझने वाली चीज़ है। यहाँ अगर कोई पॉइंट है आपका 2,3, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 2 है, y का मान 3 है, और x का मान 2 है, इसका मतलब कि x अक्ष पर उसकी दूरी क्या है, 2 है। ठीक है, y का मान 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, y अक्ष पर उसकी दूरी क्या है, 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ, इसी आधार पे अगर मैं आपसे पूछूं कि तब बताओ भाई, ये पॉइंट P जो है इसका कोऑर्डिनेट x y z है, इसका मतलब x अक्ष पर उसकी दूरी x है। तो ये जो दूरी है x अक्ष पर, इसका दूरी क्या होगा, x है। y अक्ष पर यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, अगर मैं इसका नाम a लिख दूं, इसका नाम अगर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मान लो इसका नाम हम B लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि नहीं, इसका नाम अगर हम C लिख दे, तो Z अक्ष पर उसकी दूरी क्या है, Z है, X अक्ष पर उसकी दूरी X है, Y अक्ष पर उसकी दूरी क्या है, Y है। अब ये बताओ, ये लंबाई है ना उसकी, यानी लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि पता है जब तक मैग्नीट्यूड है तब तक वो स्केलर है, लेकिन जैसे ही मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन को हम लोग दिखा देंगे तो वो डायरेक्शन से हम लोग क्या बना देंगे, उसको वेक्टर बना देंगे। अब आपको पता है कि किसी भी x अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन, देखिए हमेशा यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन को शो करना कि वो किस दिशा में, x अक्ष में की दिशा में है, y अक्ष की दिशा में है कि z अक्ष की दिशा में है। तो मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग क्या लगा देंगे, मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो ये उसके डायरेक्शन को बताएगा कि x अक्ष की दिशा में इस वेक्टर का वैल्यू है xi। अगर ये z एक्सिस की दिशा में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, zk कैप, और ये जो है कि नहीं क्या कहलाएगा, yj कैप। अब आप समझो, यहां पर xi का मतलब हुआ x मैग्नीट्यूड है और y जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि x अक्ष दिशा में है। yj, हेलो, yj समझ में क्या बताइए, आवाज बहुत कट कट क्या होता है अभी भी, हेलो हेलो, अब किस नाम आ जाता हो, अभी भी कम बा एकदम, आवाज तो फ्रेश होता है से। हाँ तो अच्छा ठीक है, घबराए की बात नहीं है। देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट में जो डायरेक्शन शो करी ओकरा के हमने के यूनिट वेक्टर कहत नहीं जा। बात समझे, यूनिट वेक्टर एगो डिफिनिट डायरेक्शन के शो करेला। यूनिट वेक्टर के डिफिनीशन में तारा स्पष्ट लिखवावल गइल बा कि यूनिट वेक्टर का एक डिफिनिट डायरेक्शन होता है। ठीक, आप बात को समझिए। तो अगर वो डायरेक्शन लगा दिए आई कैप, इसका मतलब हुआ कि उसका डायरेक्शन है एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में उसका डायरेक्शन है। अब रहा बात कि उसका डायरेक्शन तो पता चल गया, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो पता है कि हमने मैग्नीट्यूड को यहां पर क्या लिया है, एक्स, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये वेक्टर का नाम हो जाएगा एक्स आई कैप। ऐसे ही y एक्सिस के दिशा में जो डायरेक्शन बताता है उसको बोलते हैं हम लोग j कैप, और y के दिशा में उसका मैग्नीट्यूड कितना लिए हैं हम लोग, y लिए हैं। इसलिए इस वेक्टर का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे yj कैप। यानी वेक्टर में दो चीजें होनी जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। ऐसे ही z अक्ष के दिशा में ये जो वेक्टर है ये कितना होगा, तो भाई इसका लंबाई है z, मतलब मैग्नीट्यूड z हो गया, और डायरेक्शन को बताएगा तो z एक्सिस के दिशा में इसका जो डायरेक्शन है वो k बताता है, k यूनिट वेक्टर बतलाता है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक चीज और ध्यान से समझिए। चलिए ये देखिए आपका एक वेक्टर है कोई,
और इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 1 2 3 4 5 यूनिट का। बात समझिएगा, ये 5 यूनिट का एक वेक्टर है और इस वेक्टर को हम लोग बोल रहे हैं ए वेक्टर। अब आप बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप होगा कि नहीं होगा? यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ए कैप है तो ये बताओ इस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? ए कैप केवल लिखेंगे? नहीं ना, ए कैप तो उसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1 2 3 4 5। अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दे तब जाकर के वो बन जाएगा ए वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो ऐसे ही ये एक्स अक्ष के दिशा में है तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स लिए हैं और एक्स अक्ष के दिशा में यूनिट वेक्टर को आई कैप कहा जाता है। जैसे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसमें कैप लगाते हैं, इसीलिए एक्स अक्ष के दिशा में जो यूनिट वेक्टर बतलाएगा उसको आई कैप, वाई अक्ष के दिशा में जो बतलाएगा उसको जे कैप और जेड अक्ष के दिशा में जो बतलाएगा उसको के कैप। उसी आई जे के जो यूनिट वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से गुना करके हम लोग उसका वेक्टर बना रहे हैं। अगर मैं अब तुमको कहूं, इस बात को समझने में आसानी हो गई होगी, शायद उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें समझना ही जरूरी है, कोई उपाय नहीं है। समझिए बार बार ठीक से, फिर से इसको एक बार आप वीडियो को देख करके रिप्लेस करके समझिएगा। मैं जो कह रहा हूं उसको एक बार गौर से सुनिए। अब आपसे मैं कहूं कि बताओ ओ ए वेक्टर क्या है? देखो ओ ए वेक्टर क्या है तो बता है ना, ओ ए वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में है तो उस दिशा में यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स। तब तो ए वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स आई वेक्टर या एक्स आई कैप। इसी प्रकार से बताओ ओ बी क्या है? ओबी क्या है तुम्हारा? ओबी होगा, ओबी एक वेक्टर है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है जे कैप और उसका मैग्नीट्यूड है वाई, इसलिए इसको बोलेंगे वाई जे वेक्टर। इसी प्रकार से ओसी क्या है? ओसी वेक्टर क्या है? ये है जेड अक्ष की दिशा में तो इसका हो जाएगा के कैप यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड से गुना कर देंगे तो बन जाएगा वो वेक्टर। इस प्रकार से ये 3 वेक्टर हमारे पास हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई बात को समझो। जैसे तुम 2D पढ़ रहे थे और 2D में कोई बिंदु था तो उसके 2 चीजें थी, एक्स और वाई। तो ये एक्स था यहाँ पे 2 और ये वाई था 3। इन दोनों के मिलने से ही ये बना था। इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई देखो ये पॉइंट P जो है इसी का हमारे एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में और जेड अक्ष की दिशा में, तीनों दिशाओं में 3 घटक प्राप्त हुए हैं। और इन तीनों घटकों की सहायता से कैसे हम लोग इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें समझना है। देखो अब इस चीज को मैं कैसे समझा रहा हूं, चलो जी समझना आराम से। तनिक भी घबराओगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ अभी देखो फिर दोबारा इसको रिपीट करके देखोगे वीडियो को तो पूरी बात समझ में आएगी। ये देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर मैं यहां से इस वेक्टर को क्या कर दे, थोड़ा ऐड कर दे, देखो ऐसे मिला दे, देखो इसको मैंने इससे क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब आप समझो यहां पे एक नाम मैं दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए जिसका नाम है सपोज कीजिए M, ठीक है। अब आप मेरी बात को सुनिए, ये बताइए ये जो वेक्टर है ये वाई एक्सिस वाला, ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वेक्टर इसके पैरेलल है, समानांतर है और पता है ना डायरेक्शन भी सेम है और जो है समानांतर है तो मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, पता ही है। आप देखिए तिरछा दिखाया गया ना, वास्तव में ये वाला इसके बराबर है यानी ये भी होगा वाई जे कैप। अब आप मेरी बात को समझिए कि ये देखिए किसी आपने कल पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसका सिर इस दूसरे वेक्टर के पूंछ से जुड़ा है तो उस कंडीशन में इन दोनों का जोड़ उसका तीसरा भुजा देता है। यानी ओ एम वेक्टर में अगर आपसे कहूं कि क्या होगा तो कल के ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये प्लस ये होगा यानी ओ ए वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर होगा। ओ ए वेक्टर है आपका एक्स आई कैप और ओ एम वेक्टर है आपका वाई जे कैप। अब मैं यहीं पे थोड़ी देर के लिए आप ठहर जाइए और इसको आराम से समझिए। ये अभी मैंने इस ट्रायंगल की बात की थी तो मेरा ये डिसीजन आया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मैं अगर कहूं कि थोड़ा सा इस ट्रायंगल में बात कीजिए ओ एम पी में,
ट्रायंगल का नाम है OMP। ट्रायंगल OMP में अगर मैं बात करूं तो क्या निकल रहा है मेरे सामने, ये देखिए, इस वेक्टर का जो हेड है इस वेक्टर के टेल से मिला है, तब तो इसका और इस वेक्टर का जोड़ ये वेक्टर देगा। यानी तब तो पता चल गया कि OP वेक्टर जो है, या उसको जो हम लोग R वेक्टर कह रहे हैं, वो कितना होगा, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद रखिए। अब आप बताओ OM वेक्टर का मान कितना आया है, xi कैप वाई जे कैप। अब MP वेक्टर कितना होगा, अब MP जो है वो Z के क्या है, पैरेलल है। आपको पता है कि ये वेक्टर जैसे जितना ये है उतना ही ये है, क्योंकि देखो ये जमीन है, जितना इसकी ऊंचाई है वही ऊंचाई ये भी है जमीन से, मकान की, ठीक है। तो ये भी उतना ही होगा जितना ये है, यानी इसका मान क्या है, Z के कैप। अब आप एक बात देखो, अब तुम इस फिगर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मुझे सिर्फ देखो, इसीलिए ना कहीं कहीं कोई तुम्हें सिर्फ ये बता के छोड़ देगा, ये नहीं बताएगा कि आया कैसे। मैंने कॉपी में भी नोट्स में भी पूरा स्पष्ट आपको एक्सप्लेन करके लिखा है। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ ना, मतलब वो क्या क्या आगे मैं माना कि क्या, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट उसका रिजल्ट समझा रहा हूँ। लेकिन आप समझेंगे नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखो, अभी तुम समझ गए होगे, मैंने एक बार ये ट्रायंगल लिया, ये रिजल्ट निकला, फिर मैंने ये ट्रायंगल लेकर के इस रिजल्ट को तुम्हारे सामने जो दिखाया, यही रिजल्ट तुम्हें लोग रटवाएंगे। अब मैं अगर डायरेक्ट कहूं तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब देखो ये P है, इसका ये पोजीशन वेक्टर है, और अब कहता है कि किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो उसका पोजीशन वेक्टर आप उसके कंपोनेंट फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। कैसे, तो जो कोऑर्डिनेट है उसमें उसके यूनिट वेक्टर को लगा के ऐड कर दीजिए। जैसे x है तो x का यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, y है तो उसके यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप, और z है तो उसके यूनिट वेक्टर क्या होगा, k कैप। और ये देख लो, ये तुम्हारा तीनों जो आया है x और y और z के दिशा के सारे घटक को जोड़ देंगे तो तुम्हारा जो मेन वेक्टर है वो फाइंड हो जाएगा। यानी अगर मैं समराइज करके संक्षेप में पूरी कहानी को कहना चाहूं तो आप इस प्रकार से कहेंगे कि मैं मिटाकर आप समझा रहा हूं, विस्तार से समझिएगा कि अगर कोई पॉइंट आपको दिया है, ठीक है, अगर वो पॉइंट दिया है, आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4, और कहता है कि बताइए इसका कंपोनेंट फॉर्म लिखिए, ठीक है, या इसको जो है कि कंपोनेंट फॉर्म में आप डिस्प्लेस कीजिए, दिखाइए। तो कुछ नहीं करना है, कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो इसको आप क्या लिखोगे, OP वेक्टर, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर। और कुछ नहीं करना है, इसके कोऑर्डिनेट में पता है कि ये x है, ये y है, ये z है, लाइन सबको पता है। बस x है तो उसमें यूनिट वेक्टर से गुना i कैप, y है तो उसमें यूनिट वेक्टर j कैप, और z है तो उसमें यूनिट वेक्टर k कैप। इस प्रकार से आप किसी भी पॉइंट को उसके कंपोनेंट फॉर्म में दिखा सकते हैं। इसी को निकालने के लिए हमने इतना लफड़ा करके आपको समझाया। अब एक चीज और आप समझिए, यहां पे जो देखे आपने वो क्या है, वास्तव में ये ऐसे है, xi कैप, y j कैप और z k कैप। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहां जो आप x, y और z देख रहे हैं, ठीक है, x, y, z यही है आपका स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट कौन कौन, x, y और z, उसका जो कोऑर्डिनेट है वही उसका स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। और यहां पे अगर मैं कहूं कि बताइए वेक्टर कंपोनेंट कौन है, वेक्टर कंपोनेंट कौन है, तो ये देखिए xi, yj, zk, मतलब उसमें डायरेक्शन लगा देंगे तो वही स्केलर क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। इसलिए ये वेक्टर कंपोनेंट कहलाने लगेगा। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर कोई आपको ये वेक्टर दिया गया है और कहेगा कि बताइए इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है, तो क्या कहेंगे, 2, 3 और 4 स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन है, तो 2y, 3j और 4k, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो -4k बोलना होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस तो बोलते नहीं है। अब आप समझिए, तो ये स्केलर कंपोनेंट, ये वेक्टर कंपोनेंट मिल करके जो बनाया है xi प्लस yj प्लस zk, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, सदिश का घटक रूप। सदिश चूंकि 3D में है
तो वो 3 घटकों से मिलकर बना है और उन तीनों घटकों का यूनिट वेक्टर उसमें शो करके दिखा दिया जाए तो वही उसका घटक रूप कहलाएगा या कंपोनेंट फॉर्म कहलाएगा। यही कहानी पूरी थी। इसी को कहते हैं दिस फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग को दिखाना होगा तो ऐसे ही दिखाना होगा। ठीक है, अब चलिए, अब आगे की कहानी ये है कि अगर मैं कहूं कि तब अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। फिर वही बात है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, आपको पता है जैसे पोजीशन वेक्टर का आप निकालते थे, ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहूँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, चाहे अगर आपको एक्स वाई के रूप में ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आई वाई जे और जेड के। अब आप समझो ना भाई, देखो तुम थोड़ा सा समझो, रियलाइज करो, ये कुछ नहीं है। मान लो 3D में एक ये वेक्टर था, ये आपका P है और यही OP वेक्टर को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। अगर ये OP वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड का मतलब उसका डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पहले से पता है, क्योंकि इसका तो होता है 0 0 0 और इसका होता है एक्स वाई जेड, और पता है एक्स वाई जेड है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी आपके पास है। कैसे निकालते हो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब उसका दूरी, और दूरी दो बिंदु का कैसे निकलता है, इसके एक्स में से इसका घटाओ फिर स्क्वायर करो, वाई में से वाई घटा के स्क्वायर करो, जेड x2 में से x1 का और स्क्वायर, y2 में से y1 का स्क्वायर। आप 10th में ही पढ़े हैं, 11th में ही पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं। तो अगर मैं कहूँ तो आप क्या कहेंगे, या आप डायरेक्ट भी पढ़े हैं कि किस प्रकार से किसी पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से, डायरेक्ट उसके कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई चेंजिंग नहीं है, फर्क सब वही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं समझा दूं आपको, यानी अगर आपको आज के बाद कोई कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका एक्स वाई जेड जो स्केलर कंपोनेंट है उसी का स्क्वायर करके जोड़ करके आप रूट निकाल दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड आपके सामने आ जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड कैसे निकला है आपको पता है, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला ही है, उसी को हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, लंबाई मतलब दूरी, ठीक है, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है। अब बात ये उठता है आगे में कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर दिया हो तो हम लोग उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुना करेंगे, ये आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टी। सोच लीजिए, मैंने कहा था बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और किसी भी चीज को स्टार्टिंग में पहली बार आप नया नया सीखेंगे तो लगेगा कि ये तो क्या बता रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंस के साथ थोड़ा उस पर ठहरना होगा, वेट करना होगा, फिर आपको खुद पे खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस मैंने आपको समझाया, फिर आप नोट्स को अपने कॉपी में लिखेंगे, वहां पे देखेंगे, फिर आप वीडियो को फिर से देखेंगे एक बार। देखिए, ये जितने सारे लोग मैं यहाँ जितना बता रहा हूँ वो सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड है तो आपको मैं जब डालता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट के नाम से तो आप उसको जरूर देखिए। आप उसको जब देखेंगे एक बार थोड़ा उसका स्पीड बढ़ा के देख लीजिए जल्दी जल्दी आप, क्योंकि एक बार रिवीजन हो जाएगा, हाँ मैंने क्या क्या सुना था, क्योंकि ऐसे लिखा तो किताब में भी है, तो किताब से ही अगर आप समझ जाते तो आप इतने तेज नहीं हो जाते, लेकिन आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। तो आप एक बार इसको देख लिए, एक बार रिवाइज करने के नाते आज ही रात में जब मैं डाल देता हूं वीडियो को, आप उसको एक बार रिवीजन कर ले। जब आप रिवीजन कर लेंगे तब आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी, और फिर आप नोट्स देखेंगे, फिर आपके नोट्स में वो सारी चीज़ें हैं, फिर आप उसका क्वेश्चन से देखेंगे, कैसे कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। फिर कौन कहता है कि मैथ में 90 नहीं आएगा, समझ गए। लेकिन शुरुआत में थोड़ा तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक। चलिए, क्योंकि इसके बाद तुरंत कैलकुलस स्टार्ट होगा, पता है ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है। आप इसका एक्सरसाइज देखिए, 10.1 कितना जल्दी खत्म हो गया, मैं उस एक्सरसाइज को भी भेज दिया था मैंने आपको। अब आज हो सकता है 10.2 का खत्म हो जाएगा, 10.2 हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, खत्म ही होने वाला है, जल्दी से थोड़ा सा मैं बताऊं, आगे बढ़ता हूं। अब मैं कहूं अगर आपसे कि दो वेक्टर दिए गए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, एक वेक्टर है आपका, मान लिया जाए ऐसे दिया है, ए वेक्टर दिया है आपका a1i, ठीक है, a2j प्लस a3k कंपोनेंट फॉर्म में दिया है एक वेक्टर, और एक और वेक्टर दिया है वो भी कंपोनेंट फॉर्म में है, वो है आपका b1i b2j b3k, ठीक है। ये आपको दो वेक्टर दिए गए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट मतलब वही एक्स वाई जेड के रूप में ब्रैकेट करके दिखाया गया है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, पहला
इसको ऐड कैसे करेंगे? तो जैसे आपने पढ़ा है समान राशि में ही समान राशि को जोड़ा जाता है। तो आई वाले को एक में, जे वाले को एक में, के वाले को एक में, यानी क्या होगा, आई वाले को एक में जोड़ेंगे तो क्या होगा, a1 प्लस b1i। इसको फिर कैसे करेंगे, a2 प्लस b2j, ठीक है, फिर a3 प्लस b3k। मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे अगर मैं कहूँ x प्लस वाई और इसमें ऐड करना है 2x प्लस z, तो कैसे ऐड करेंगे, x और 2x 3x, लेकिन y अकेले रह जाएगा, z ऐसे रह जाएगा। माने x में x को ही जोड़ते हैं हम लोग समान राशि में ही। अब 1 किलो आटा और 2 लीटर तेल कभी नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, यानी आई वाले को आई में ऐड करेंगे, जे वाले को जे में ऐड करेंगे, के वाले को के में ऐड करेंगे। अगर इसी की जगह पे कोई वैल्यू दे देता, मान लीजिए इसके जगह पे मान लीजिए देता 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसके जगह पे दे देता मान लीजिए 3i माइनस जे प्लस 5k, और आपको कहता है ऐड कीजिए। कैसे ऐड करते, तो 2 और 3 कितना होता है, 5i। कितना आसान है, जोड़ बनाना है आपको, 5i नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद 3j और 1j, ये प्लस में है माइनस में तो घट जाएगा, प्लस 2j, फिर 4k और 5k 9k, ये हो गया आपका आंसर। क्या करना है बताओ, बच्चा वाला चीज़ है, जोड़ घटाओ। ऐसे ही घटा भी सकते हो, आई वाले में से आई को घटाएंगे, जे वाले में से जे को घटाएंगे, के वाले में से के को घटाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगला चीज़ देखो क्या कहता है, अगला चीज़ कहता है कि ये दोनों वेक्टर कब बराबर होंगे, ये दोनों वेक्टर कब बराबर होंगे। तो कहता है कि भाई अगर कंपोनेंट सेम वाला सेम के बराबर, मतलब a1 b1 आपस में बराबर हो जाए, a2 b2 के बराबर हो जाए, और a3 b3 के बराबर, मतलब i वाला i के बराबर, j वाला j के बराबर, k वाला k के बराबर हो, अगर ये तीनों होगा तब जाकर कहेंगे कि हाँ a वेक्टर और b वेक्टर दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। यानी दो वेक्टर बराबर होने का मतलब क्या है कि उसके स्केलर कंपोनेंट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसके बाद कहता है अगर मान लो कि कोई वेक्टर आपको दिया गया है और उसमें मान लो ए वेक्टर है आपको, और उसमें अगर लेमडा से गुना करना है, मतलब किसी स्केलर से गुना करना है, तो कैसे गुना करोगे, तो लेमडा हो गया, ये वेक्टर तुम्हारा कंपोनेंट फॉर्म में है, a1i a2j a3k, तो अब लेमडा सब में गुना होगा। लेमडा से पहले a1 में होगा लेमडा a1i, फिर लेमडा से a2 में भी होगा लेमडा a2j, फिर लेमडा से a3 में भी होगा लेमडा a3k। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपको कहता है कि तब 2a निकालिए, 2a वेक्टर निकालिए, मतलब उसमें 2 से क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो सारे कंपोनेंट में 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूने 4i, 2 तिहाई 6j, 2 चौके 8k, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, एकदम वेक्टर इजी। और इतना प्रश्न इससे आता है कि आप इजी वे में जल्दी से 10 नंबर का काम बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए जी, इसके बाद आता है अगला थोड़ा सा है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, वितरित करना। उसमें कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, और फिर उसमें जो है कि दो स्केलर आपके सामने है, अगर के है, एम है, कुछ भी है, तो कैसे उसको हम करेंगे, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, तो वो कहता है कि अगर मान लिया जाए कि एक कोई स्केलर है आपके सामने और उससे के से एक बार ए में किया गया है, फिर एक और कोई स्केलर है उससे भी ए में किया गया है, तो कहते हैं देखो भाई दोनों वेक्टर सेम है, तो हम दोनों वेक्टर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर के प्लस एम। मतलब बात ये है कि हम दोनों स्केलर को जोड़ करके गुना करें या गुना कर करके जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से कहता है अगर मान लीजिए ऐसे है, पहले हम m से गुना कर दिए, किसी स्केलर से पहले एक बार गुना कर दिए, अब फिर जो आएगा उसमें फिर दूसरा स्केलर से गुना करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्केलर से एक ही साथ पहले गुना कर लें तब वेक्टर में गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहता है कि मान लीजिए एक स्केलर है और दो वेक्टर है, तो क्या हो गया, पहले इससे ए में करेंगे, अरे एकदम सिंपल बीजगणित के नियम से, फिर के से बी में करेंगे, जैसे सिंपली हम गुना करते हैं। यही था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे। देखो ये एक चीज़ है, दोनों को दे दिए, बांट दिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जो है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए नोट में है, आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहता है कि चूंकि हम लोग जान रहे हैं एक बात
क्या जान रहे हैं? अभी अभी आपने एक चीज देखा था, मैंने स्टार्टिंग में जो बताया कि अगर ए वेक्टर दिया है और कोई लेमडा ए वेक्टर है तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब वो पैरेलल होंगे, भले ही उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, इसी आधार पे ये बनाया गया है कि अगर मान के चलो कि कोई ए वेक्टर था, उसमें लेमडा से गुना कर दे तो ये दूसरा वेक्टर बन गया और इस वेक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं बी वेक्टर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी वी वेक्टर जो है वो लेमडा ए के बराबर है, यानी ए में कुछ गुना करने पर वो बी के बराबर हो जा रहा है। तो कहता है कि सिंस वी नो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा द वेक्टर लेमडा ए वेक्टर इज ऑलवेज कोलिनियर टू द वेक्टर ए, मतलब लेमडा के किसी भी मान के लिए ये वेक्टर इसके क्या होगा? कोलिनियर होगा। और कोलिनियर को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं और वो आपस में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रखते हैं। आगे देखो क्या कहता है, ये कंडीशन हुआ, इसको याद रखो। पहली बात कि अगर किसी वेक्टर में, जैसे मैं अगर पूछूं, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बड़ी ध्यान से सुनना। अभी एक चीज बता के मैं इस क्वेश्चन देता हूं तुमको। अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हो, अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो गए होते, मान लो बी की जगह पे क्या दिया होता? b1i b2j b3k, ठीक है। और इधर देखो लेमडा ए की जगह पे क्या दिया था कंपोनेंट फॉर्म? a1i a2j a3k। तो क्या देख रहे हो? देखो यहां पे ये हो जाएगा b1i b2j b3k और ये हो जाएगा आपका लेमडा a1i लेमडा a2j लेमडा a3k। समझना बड़ी ध्यान से। अब मैं यहां अगर कहूं कि भाई ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर है, तो अभी मैंने कहा कि बराबर तब होंगे जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो। यानी b1 बराबर होगा किसके? b1 बराबर होगा लेमडा a1 के, b2 बराबर होगा किसके? लेमडा a2 के, और b3 बराबर होगा किसके? लेमडा a3 के। माने i वाला i के बराबर, j वाला j के बराबर, k वाला k के बराबर, तभी ना कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर है। अब यहां से तुम देखो, अगर मैं पूछूं कि b1 बटा में a1 क्या आ रहा है तो कहोगे लेमडा। यहां से मैं पूछूं कि b2 बटा में a2 क्या आएगा तो अभी तुम कहोगे लेमडा। अगर मैं यहां से पूछूं कि b3 बाई a3 क्या आएगा तो भी कहोगे लेमडा। अगर मैं अब कहूं कि तीनों इक्वेशन को अगर एक साथ लिखा जाए तो क्या लिखोगे? b1 बटा में a1 b2 बटा में a2 b3 बटा में a3 इज इक्वल टू लेमडा। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अगर दो वेक्टर दिए गए हो और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट समानुपाती हो, क्या हो? समानुपाती हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो वेक्टर आपस में कोलिनियर है या पैरेलल है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। इसी को कहते हैं कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। मतलब ये होता है कि समतलता के सिद्धांत क्या है, स्थिति क्या है। दो वेक्टर दे देंगे आपको, कहेगा बताइए ये कोलिनियर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आप जो है कि नहीं रेशियो निकालोगे। वो तीनों आपस में अगर बराबर आ गया तो कहोगे कि हाँ ये कोलिनियर है या कोप्लानर है। ठीक है, कोलिनियर कहो या फिर जो है कि नहीं पैरेलल कहो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं एग्जांपल से आपको दिखा रहा हूं इस चीज को। ठीक है, ये देखिए दो चीजें हैं आपके सामने। एक मैं एग्जांपल आपको लिख रहा हूं। अगर कोई ए वेक्टर आपको दिया गया है 2i 4j और 6k, ठीक है, और एक और वेक्टर दिया गया है v वेक्टर, ये है आपका मान लिया जाए 6i 12j और 18k। ठीक है, अब आप देखो पूछेगा कि सिद्ध करें या दिखावें कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है। तो पहली बात क्या करेंगे? दो तरीके हैं, या तो ऐसे दिखा देंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? 3 कॉमन निकलेगा। 3 निकलेगा तो ये आ जाएगा 2i 4j और 6k। और ये देखो ये वाला एलिमेंट क्या है? ये है ए वेक्टर, यानी इसको हम क्या लिख देंगे कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर। यानी ये तो b इज इक्वल टू लेमडा ए के फॉर्म में है और लेमडा ए के फॉर्म में है, तब तो ये जो है कि नहीं कोलिनियर है या जो है कि नहीं ये पैरेलल है। पहला कंडीशन से प्रूफ कर देंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो निकालेंगे। 2/6 मतलब a1 बटा b1 चाहे b1 बटा a1 कुछ भी, 2/6 1/3 आएगा कट के। 4/12 ये भी करेंगे तो 1/3 आएगा कट के। 6/18 ये भी कट के 1/3 आएगा। यानी a1 बटा में b1 a2 बटा में b2 a3 बटा में b3
कुछ भी कहो, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर है या पैरेलल है। कोई दिक्कत? इस प्रकार से प्रश्न भी बन जाएगा और थ्योरी भी समझ गए कि या तो आप उसमें से कुछ कॉमन निकाल के ऐसे दिखा दो इस फॉर्म में, या फिर b1/a1 b2/a2 b3/a3 का जो रेशियो है उसको दिखा दो कि एक दूसरे के इक्वल है। इन दोनों तरीके से आप पैरेललिटी को या कोलिनियरिटी को सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रश्न को बना सकते हैं। ऐसे भी देख कर आप बता देंगे, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, 2/3 6 4/3 12 6/3 18 समान अनुपात में है, बस हाँ भाई क्या है तो कोलिनियर है, या फिर उसको क्या कहेंगे कि पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। अब कहता है वही बात अगला नोट में लिखा है कि 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। 2 वेक्टर बराबर कब होंगे? जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो, बराबर हो। आई वाला आई के, जे वाला जे के वाला के, तभी एक दूसरे का हम क्या कहेंगे, बराबर कहेंगे, अन्यथा 2 वेक्टर बराबर नहीं होंगे। एक चीज और मैं बताऊंगा आगे। चलिए जी ये देखिए, मैंने कहा था पिछले दिन जब डायरेक्शन रेशियोज हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि कभी कभी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, मतलब P का x y z, वही कहीं कहीं डायरेक्शन रेशियोज हो जाता है। सब जगह नहीं होता है। मैंने स्पष्ट रूप से बताया था डायरेक्शन रेशियो एक नंबर है जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ समान अनुपात में होता है। लेकिन किसी कंडीशन में, कब कंडीशन में, जब वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनाता है तो उस कंडीशन में हम लोग उसके कोऑर्डिनेट को ही क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो अगर मैं कहूं, अगर आपको एक वेक्टर दिया गया है और इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ दे तो अब क्या होगा, इसका 2 4 और 6 जो x y z है यही आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, दिक् अनुपात है। कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, यहां फिर मैं एक बार जिक्र किया। आगे देखिए नेक्स्ट जो बात है वो कितना सुंदर प्रश्न कह रहा है कि अगर मान लिया जाए थोड़े देर के लिए, अगर मैं इसको हटा दूं, थोड़ा बता दूं, देखो अगला क्या कहता है, समझना इस बात को। चलो जी, अगर मान लो कि कोई वेक्टर दिया है आपको, ए वेक्टर बराबर दिया है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में एक वेक्टर दिया गया है और कहता है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। अभी मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है जी, कि उस वेक्टर में उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देना। तो आप बताओ यहां वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, कोई दिक्कत नहीं है, या तुमको दिया है और तुम मॉड्यूलस कैसे निकालते हो तुमको बताना पड़ेगा जी। इसका एक्स स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर और इसका जेड स्क्वायर हो गया मॉड्यूलस, भाग लगा दो, जो आएगा वही उसका यूनिट वेक्टर होगा। अब ये भी प्रश्न है, सारे प्रश्न बन रहे हैं। आपको एक वेक्टर दिया रहेगा कंपोनेंट फॉर्म में, कहेगा यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, आपको ऐसे निकालना होगा, उसमें उसके मॉड्यूलस से भाग लगाना होगा। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। अगर मैं ब्रैकेट करूं तो क्या लिखोगे तुम, ये एक्स हो जाएगा और ये देखो ये तुम्हारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ आई लग जाएगा। फिर इसी प्रकार से y बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे j लग जाएगा। इसी प्रकार से फिर z, ठीक है, z बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा k। समझना मैं जो कह रहा हूँ x। ये बताइए ये क्या है जी, ये क्या है, उसका मॉड्यूलस है, उसका मॉड है, उस और मॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, आर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पता है ना, हम लोग दिखाए थे ना, ऐसे एक P था, ये O था, हम इसको OP वेक्टर का मॉड कहें या R वेक्टर का मॉड कहें या हम इसको R कहें, एक ही बात होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, तो ये हो जाएगा x बाई आर, ये हो गया I, ये हो जाएगा y बटा में R J, ये हो जाएगा z बटा में r और ये हो जाएगा k। और तुम बताओ, खुद बताओ ये क्या बतलाता है जी, x बटा में r क्या था, कॉस अल्फा, याद है किसी को, ये बताया गया था कॉस अल्फा। ये देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस गामा, जिसको तुम लोग बोलते हो डायरेक्शन कोसाइन। और ये बताओ कॉस अल्फा का एक और नाम है, एल भी कहते हैं हम लोग, एल आई, इसको क्या कहते हैं, एम जे, इसको क्या कहते हैं, एन के। ठीक है, यानी एक बात तो समझ में आ गई कि भाई हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग इस चीज को इतने तरीके से निकाल सकते हैं, क्या क्या दिया रहेगा तो कब कब क्या लगाएंगे। अगर मान लो तुमको डायरेक्शन रेशियो दिया है, उसमें भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा है ना,
तो अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है उसमें भी हम लोग आई जे के लगा करके यूनिट वेक्टर बना देंगे, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दिया है या अल्फा बीटा गामा दिया है तो उसका कॉस निकाल करके भी हम लोग उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, या उसका मैग्नीट्यूड दिया है तो एक्स वाई जेड में मैग्नीट्यूड से भाग लगा करके भी हम लोग जो है कि नहीं उसका क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। और नहीं तो सिंपली क्या करेंगे, उसमें हम लोग उसके वेक्टर से उसके मॉड्यूलस से भाग लगा के भी निकाल देंगे। तो इनमें से किसी तरीका से ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ये सारे मतलब फॉर्म हैं किसी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए। ठीक है, आप जो दिया हो उसके अनुसार अपना दिमाग लगाएंगे। अगर ये दिया है डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा या अल्फा बीटा गामा दिया है तो ये लगा देंगे, अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो ये लगा देंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो निकाल करके मेन फार्मूला आपका ये है कि यूनिट वेक्टर का मतलब उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगाना, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगाना, यही आपका मेन है। ठीक है, रहने दिया जाए भैया। अच्छा भाई कोई बात नहीं है, लग रहा है कि छोड़ना ही पड़ेगा। और शायद ये जो था ना एक मिनट, एक बस एक अंतिम बात मैं कह दूं, सिर्फ अंतिम बात। ठीक है, 59 हो ही गया है, 2 बज ही जाएगा। और कल चलेगा आपको वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स और सेक्शन फार्मूला, और कल ही चलेगा वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। उम्मीद है कल खत्म भी हो जाएगा। समझिए थोड़ा सा ध्यान से, लास्ट में एक चीज बात समझिए, ये वाली बात को आप समझिए। कहता है कि अगर यूनिट वेक्टर है, भैया ध्यान समझो, ये फॉर्म को समझो ध्यान से, अगर यूनिट वेक्टर दिया गया है तो उसका ये जो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट जो है या l m n जो कह रहा है वो याद रखिए डायरेक्शन कोसाइन भी है और डायरेक्शन रेशियोज भी कहलाता है। कब? सब जगह नहीं, केवल यूनिट वेक्टर के केस में उसका x y z। चलो खत्म हो गया आज की खाना। ठीक है, चलिए जी, एक लास्ट चीज था, इसको आप समझा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कल चलेगा।